ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां सीमा हैदर को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के बीच उनके वकील एपी सिंह ने एक बार फिर से बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सीमा ने सनातन धर्म अपनाया है और सचिन से शादी की है। भारत में उनकी एक बेटी हुई। उन्होंने अपील की है कि पहलगाम हमले से सीमा को जोड़कर कोई विवाद ना किया जाए। सीमा का मामला पूरी तरीके से अलग है। सीमा अपनी बीमारी बेटी का अस्पताल में इलाज करवा रही है। उन्होंने लोगों से सीमा के प्रति सहानुभूति रखने का अनुरोध किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई। नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा। जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के मामले में 18 लेखपाल निलंबित हुए हैं। 21 चयनित अभ्यर्थियों के निरस्त किए जाने गए हैं प्रमाण पत्र और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा की गई है कार्रवाई से हड़कंप मचा है। बीते दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की चयन सूची जारी होने के बाद पात्र होने के बावजूद सूची से नाम गायब होने पर अभ्यर्थियों ने की थी शिकायतें। जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच में 21 प्रमाण पत्र पाए गए हैं फर्जी। जिलाधिकारी ने प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए चयन सूची से हटाए हैं नाम। 18 निलंबित लेखपालों में सदर तहसील के 5, संडीला के 6, शाहबाद के 4, सवाईसपुर के 2 और बीलग्राम के 1 लेखपाल शामिल है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह सभी एसडीएम को मामले की गहराई से जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। छोटे लेखपालों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई और क्या मामला रहा है? देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी वर्कर्स की चयन प्रक्रिया संपन्न हुई है। उसमें शिकायतें प्राप्त हुई थी कि आय प्रमाण पत्र सही ढंग से नहीं बनाए गए हैं। उनकी जांच कराई गई और उसमें जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई कराई गई। कितने हैं लगभग? कई शिकायतें थी। कुशीनगर से खबर है, जहां संशोधन बिल के लिए बने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदम्बा पाल ने बयान दिया है। पहलगाम की घटना पर सांसद जगदम्बा पाल का ये बयान निकल के सामने आया। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए गए बयान पर जगदम्बा पाल ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। सपा नेताओं द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र की काटकर अखिलेश यादव का चित्र लगाने पर वरिष्ठ सांसद जगदम्बा पाल ने ये बयान दिया है। सुनिए। और पहलगाम की घटना से जिस तरीके से पूरा देश आक्रोशित है, पूरा विश्व हमारे साथ है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की जिस तरीके से आया है कि हम चाहे उन आतंकवादियों को या उनके आकाओं को हम ऐसी सजा देंगे। और ऐसी परिस्थितियों में जब अभी उस पहलगाम की बहनों के बच्चों के आंख से आंसू भी न रुके हों, तो आज इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ओवैसी जो हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर रहे हों, वो जिस तरीके से आज ब्लैकआउट करने की बात कर रहे हैं, तो इससे लगता है उनको भारत की सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। एक तरफ वो जब पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गई है सुप्रीम कोर्ट में और 1 हफ्ते का टाइम दिया है। तो अगर इनको संविधान में और सुप्रीम कोर्ट में अगर भरोसा है, तो क्या ऐसी परिस्थितियां। हमीरपुर से खबर है, जहां डीएम आवास और उससे जुड़ी करीब 58.14 एकड़ भूमि के अभिलेखों में कपटपूर्ण कृत्य कर विधि विरुद्ध लाभ अर्जित करने के प्रयास के मामले में सदर एसडीएम सुकर्मा प्रसाद विश्वकर्मा की तहरीर पर सदर कोतवाली में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सदर लेखपाल समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ गलत अभिलेख तैयार करना, बेईमानी और धोखाधड़ी समेत कुल 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम के बंगले और उससे लगी मेरापुर डांडा की 51.89 और भिलावा डांडा की 6.25 करोड़ खेतीहारी जमीन को लेकर कई दशकों से कानूनी लड़ाई चलती आ रही है। देखिए, यहाँ पे जो एक डीएम कंपाउंड की जो जमीन है, जो लगभग 58 एकड़ है, इसकी क्रम में एक विवाद है जो कि 1977 से चल रहा है। हम लोग ने इसकी जांच कमेटी बैठाई और जब जांच इसकी करवाई गई तो पता चला कि 1977 में कुछ लोगों ने
जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं उनके साथ सांठगांठ करके इस जमीन का जो है प्रकृति उसको बदलवाने का प्रयास किया, जिसमें वो कई बार विफल रहे, लेकिन सुनियोजित तरीके से इन्होंने करवा के उसमें कुछ परिवर्तन कराए। और जांच टीम के सामने ये भी तथ्य आया कि जब इसकी सुनवाई की गई तब जो हमारे जो कर्मचारी हैं तत्कालीन, उन्होंने इसका कोई भी दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं कराया। इससे जो सरकार का जो पक्ष है वो झांसी से खबर है, जहां शादी एक ऐसा पल है जिसे लोग यादगार बनाने के लिए अपने अपने तरीके से यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। जहां कुछ दिन पहले एक दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करके घर पहुंचा था, तो आज एक दूल्हे ने अपनी दुल्हन की विदाई बैलगाड़ी से कराई है, जो झांसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया गया है कि चीरगांव के रहने वाले संतोष विश्वकर्मा के बेटे अभिजीत का विवाह मुढावली की रहने वाली शिक्षिका बबली के साथ तय हुआ। उसके बाद दोनों पक्ष झांसी पहुंचे, जहां एक विवाह घर में विवाह संपन्न हुआ। जब सुबह विदाई का समय आया तो लग्जरी गाड़ियों की जगह 2 बैलों की जोड़ी और एक बैलगाड़ी दुल्हन की तरह सजी दरवाजे पर खड़ी थी, जिसे देख हर कोई दंग रह गया और उसी बैलगाड़ी से दुल्हन को विदा करके ले जाया गया। और शादी जो है बगैर मांग दहेज के हुई है और पुरानी परंपराओं को मानते हुए हमारे बालक का मन था कि बैलगाड़ी से विदा हो, तो फिर बैलगाड़ी जो है गांव से मंगाई गई है। कहाँ से बारात आई? मैं चिरगांव ब्लॉक ग्राम जरियाई का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में झांसी यहाँ पर रहता हूं, अंसल पामकोट के पास में। और अभी बच्चे की शादी हुई है, विदाई हो रही है। कहाँ बारात लेके आए? बारात जो है नगावली से लड़की वाले यहीं आए थे। चाहते हैं जमीन से जुड़ के रहना चाहिए हम लोग। बैलगाड़ी नहीं है, इसके बाद ही बैलगाड़ी चली है। बुलंदशहर से खबर है, जहां सुनहरा गांव में दलितों के साथ मारपीट और कार से रौंदकर हत्या करने के मामले में बुधवार को कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल और सांसद SC/ST विभाग के चेयरमैन तनुज पुनिया के नेतृत्व और कांग्रेस जिला अध्यक्ष जियारू मेहमान की अध्यक्षता में गांव सुनहरा पहुंचा और मृतका के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों से मिलकर घटना की जानकारी ली। मृतका शीला देवी के पुत्र भूपेंद्र से मिलकर पुलिस और प्रशासन की अब तक के कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। अगर आप देखें तो लगातार महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और ये ग्राफ जो है ये आज से नहीं, जब से सरकार आई है तब से लगातार बढ़ता जा रहा है। NCRB की रिपोर्ट अगर आप देखें 2023 के डेटा आई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 था महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दलितों के ऊपर अत्याचार पे। उसके बाद से इन्होंने रिपोर्ट रिलीज ही नहीं करी, रिलीज करना बंद कर दिया। और आज यहाँ बुलंदशहर में सुनहरा गांव में जिस तरह से एक दलित महिला के ऊपर, दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, मारपीट हुई, उसके बाद जानबूझकर गाड़ी चढ़ाना और एक बार नहीं कई बार गाड़ी चढ़ा करके एकदम मार डालना, ये बताता है कि दरिंदगी जो है उत्तर प्रदेश में कितने उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है। और लगातार टारगेट बनाया जा रहा है, तो वंचित वर्ग को बनाया जा रहा है, चाहे महिलाएं हो, चाहे दलित हो, पिछड़े हो या अल्पसंख्यक हो, उनको टारगेट बना करके उत्तर प्रदेश में लगातार अत्याचार किया जा रहा है। ये एक स्कूटी सवार 4 बदमाशों ने किराना व्यापारी को गोली मारी है। दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हुए। व्यापारी सुरेश चंद को गंभीर हालत में देखते हुए नोएडा हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। CO सिकंदराबाद और थाना प्रभारी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दिन दहाड़े हमले से इलाके में दहशत है। सिकंदराबाद के जेवर अड्डे पर यह वारदात हुई है। कुछ बदमाश थे साहब, क्या कुछ पूरी घटना थी? आप खुद मौके पर पहुंचे, अब तक क्या चीजें सामने आई है? सिकंदराबाद के जेवर तिराहे पर अभी जानकारी मिली कि जस्ट शाम को 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग आए थे जो मुंह ढके हुए थे और एक किराना व्यवसायी है यहाँ पे सुरेश प्रजापति, उनको गोली मारी थी जो उनके जबड़े में लगी हुई है। उनको कैलाश हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। अभी हम यहाँ के कैमरे वगैरह दिखवा रहे हैं और जो जानकारी मिली है परिवार के एक व्यक्ति पर ये लोग डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं प्रथम दृष्टया, क्योंकि वो कुछ पारिवारिक परिस्थितियों में वो नाराज हैं इन लोगों से, क्योंकि इनकी फैमिली वगैरह गांव से ज़मीन बेच करके यहाँ आ गई थी और इनका दुकान वगैरह चल रही थी।
उस पर एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मैं और भी सारे जितने एंगल्स हो सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। कई टीमें हमारी आ गई है, सर्विलांस की भी, स्वाट की भी, और शीघ्र ही पता चल जाएगा। कुल कितनी टीमें सर लगाई है घटना के खुलासे के लिए? अभी तो यहाँ पे 3 थाना प्रभारी हैं, स्वाट है, सर्विलांस है, सभी टीमें लगी हैं। कुछ बदमाश थे साहब, किसी भी समय ठप हो सकती है। नौकरी से निकाले जाने और 2 महीने से वेतन न मिलने से नाराज सैकड़ों संविदा कर्मचारियों ने पावर हाउस पर धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि उनकी नौकरी बहाल हो और बकाया वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि उनकी अनदेखी और आर्थिक तंगी ने उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। पावर हाउस के बाहर नारेबाजी और धरने क्षेत्र में तनाव का माहौल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बंद कर देंगे। अवैधानिक रूप से छटनी कर रहे हैं। नई कंपनी आ गई है प्राइम वन, बगैर बताए लोगों को बैठा दे रही है। यही सब मामले हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों की क्या मांग है? जितने लोग काम कर रहे हैं सब लोग काम करें। लगभग भी स्टाफ की कमी है। लगभग कितने लोग होंगे संविदा में? संविदा में पूरे जिले में काफ़ी लोग हैं। हर पावर हाउस को लगभग 12 से 15 लोग हैं। जी। तो आज यहाँ आप लोग कितने लोग इकट्ठा हुए हैं? सब लोग हैं, करीब पावर हाउस से एक स्टेशन स्टाफ छोड़ के सारे लोग हैं। जी। तो क्या मांग है आप लोगों की? क्या डिमांड, क्या चाहते हैं? डिमांड यही है कि जैसे हम लोग काम करते आ रहे थे उसे काम करें, सब लोगों का समय से वेतन मिले। आपका पूरा परिचय? मैं रामानंद, सहायक लाइनमैन, जायस। क्या समस्या है जो आप जायस पावर हाउस के बाहर धरने बैठे हैं और काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं? हम लोगों का महोदय 2 महीने का वेतन नहीं दिया गया और इसके बाद जो है मध्यांचल से एक आर्डर आया कि हम लोगों की छटनी करनी है और किन किन का छटनी हो रहा है। समस्याएं ये आ रही हैं कि जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि जो है हम लोगों की संख्या कम की जा रही है और जिससे कि कोई दुर्घटना हो सकती है या कुछ हो सकता है आगे, इसलिए हम लोग धरने में बैठे हुए हैं और ये धरना हमारा अनवरत चलेगा कि जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो जाएं। क्या मांगे हैं? मांगे हमारी हैं कि 2 महीने की सैलरी हम लोगों को नहीं दी गई और जो है बिना बताए छटनी किया जा रहा है। आप लोग कब से काम कर रहे हैं विभाग में? नोएडा से खबर है, जहां नोएडा में करोड़ों रुपए की चोरी का सेक्टर 39 थाना पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया है गिरफ्तार। कब्जे से 5 लाख रुपए नगद, हीरे जेवरात बरामद करके घर के नौकर और ड्राइवर ने योजना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपी वादी के घर पर नौकरी करते थे। काम लालच में आकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बरामद हुए हीरे जेवरात की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का मामला। अभी कुछ दिन पूर्व थाना 39 के अंतर्गत सेक्टर 41 में एक घर में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी। उस चोरी का खुलासा किया गया है। उसमें रिकवरी में चोरी के लगभग 5 लाख रुपए जो गए थे वो बरामद हुए हैं और 1 करोड़ रुपए की कीमत के जो सोने चांदी के जेवरात थे वो बरामद किए गए हैं। बरामदगी 100% हो गई है। इस पूरे प्रकरण में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक समरजीत नाम का अभियुक्त है जो मूलतः बिहार का रहने वाला है। यह वादी के घर पे नौकर का कार्य करता था और अभी कुछ दिन पूर्व ही इन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया था। जबकि दूसरा अभियुक्त संदीप है जो इनका ड्राइवर था। इन दोनों ने मिली भगत से ये इतनी बड़ी चोरी की घटना का अंजाम दिया है। उपरोक्त घटना में 100% बरामदगी की गई है तथा दोनों अभियुक्तों को ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पे औद्योगिक क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने चलाया अभियान। प्राधिकरण की टीम ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ किया कार्रवाई। टीम ने अवैध अतिक्रमण करने वालों के ठेले और अन्य सामान किए हैं जब्त। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के ठेले और सामान जब्त किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से उद्यमी लगातार अतिक्रमण की कर रहे थे शिकायत। इकोटेक 3 के औद्योगिक केंद्र 2 में प्राधिकरण की टीम ने अभियान चलाकर कार्रवाई की है।